एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.1 ये, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज प्रश्नावली 1.1 हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्नावली है हम लोगों का, प्रश्नावली है हम लोगों का 1.1। तो हम लोग एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चन होंगे उसी को हल करेंगे, यानी कि आप एनसीईआरटी की बुक आप खरीद सकते हैं और एनसीईआरटी की बुक को ही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैं बताया हूँ कि कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग दो संख्याओं का मौसा निकालते हैं, HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं आज आपकी सुविधा के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 1 हल कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था हम लोगों का 135 और 225, ठीक है ना। तो इसमें जो बड़ी संख्या है उसको A मान लेते हैं और छोटी संख्या को क्या मान लेते हैं, B। समझ रहे होंगे। माना A बराबर क्या मान लिया 225 और B बराबर क्या मान लिया 135। यानी कि यहाँ पर क्या आप समझे, A बराबर 225 का मतलब क्या हुआ, यह भाज्य है। B बराबर 135 का मतलब यह क्या है, भाजक है, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब मैंने सीधा सीधा बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, उसी को लगाना है। किसके लिए, 225 और 135 के लिए। तो क्या करेंगे, 225 में आप भाग दे देंगे 135, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। तो 135 आ जाएगा। अब घटा दीजिए, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हम भाज्य बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, भाज्य बराबर लिख सकते हैं भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष। यही ना आप छोटे क्लासों में पढ़े हैं, और इसी बात को यहाँ पर हम लोग किस नाम से जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बोलिए। भाज्य क्या है, 225 है ना, 225 बराबर भाजक क्या है बताइए, 135 गुणे भागफल कितना है 90 प्लस शेष कितना है, भागफल है 1, माफ कीजिए भागफल है 1 और शेष कितना है 90, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पुनः जो शेष होता है और जो भाजक होता है, ठीक है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, 135 यानी कि जो भाजक है उसके लिए और जो शेष है उसके लिए पुनः हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुनः भाजक 135 शेष 90 के लिए क्या करने पर, 90 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। अब क्या लिखा है, मैंने लिखा है
कि 135 और जो शेष 90 है उसके लिए हम पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यानी कि यह जो पूरा स्टेप है फिर से हम लागू करेंगे, लेकिन पहली बार हम लागू किए हैं 225 और 135 के लिए, इस बार हम लागू करेंगे किसके लिए? 135 और किसके लिए? 90 के लिए। तो लागू करिए, 135 में भाग दे दीजिए किससे? आप 90 से भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 90 दूना के 180 हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जा रहा है नहीं, तो एक बार भाग लेकर जाए, 90 कम 90, शेष बताइए। 5 में से 0 जाएगा 5 और 13 में से 9 जाएगा 4, 45 शेष बचा। यानी कि पुनः ऐसे भाज्य बराबर क्या लिख सकते हैं हम? भाज्य बराबर लिख सकते हैं भाजक गुणे भागफल, भागफल और प्लस क्या लिख सकते हैं? बोलिए, शेष लिख सकते हैं, है ना। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए, 135 है, भाजक कितना है? बोलिए 90 है, भागफल 1 है, शेष कितना है? 45 है। अब फिर वही स्टेप फिर जाएगा, क्या कि पुनः जो भाजक है, जो भाजक है और जो नया शेष है, ठीक है, इसके लिए पुनः हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कब तक करेंगे? आपको याद होगा कब तक करेंगे? जब तक कि शेष का मान क्या हो? 0 न हो जाए। ठीक है ना। तो चलिए अब मैं ऊपर से मिटाता हूं, आप चाहेंगे तो आप नोट करते भी रहिए। तो मैं पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करूंगा, लेकिन किसके लिए करूंगा? 90 के लिए और किसके लिए करूंगा? 45 के लिए करूंगा। पुनः 90 45 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, चलिए भाई 90 और 45 के लिए कीजिए। यानी कि वही 90 में 45 से भाग दीजिए, 45 दूना के क्या हो जाएगा? 90, शेष क्या बचा? 0। ठीक है, पुनः हम क्या करेंगे? पुनः हम भाज्य बराबर क्या? भाजक गुणे भागफल धन शेष। यानी कि 90 बराबर क्या लिख सकते हैं? बोलिए, 45 गुणे भागफल क्या? 2, अशेष क्या है? 0। तो अब आपको याद हो गया कि जब शेष 0 हो जाता है, ठीक है ना, जब शेष 0 हो जाता है तब हमारा जाकर उन दोनों संख्याओं का HCF निकल जाता है। लेकिन HCF होता क्या है? कौन HCF होता है? किसे कहते हैं? जो अंतिम भाजक होता है, जो अंत में भाजक मिलता है, वही जो है दोनों संख्याओं का क्या होता है? मौसा होता है। तो अंतिम भाजक क्या है? 45 है, तो यही क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। लेकिन किसका किसका मौसा हो जाएगा? मौसा, सवाल क्या था? बोलिए, याद है तो आपको? 135 और क्या था? 225। नहीं, इसका मौसा क्या हो जाएगा? 45। ठीक है, तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि दो संख्याओं का हम मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं भाई कि ये जो हम लिख रहे हैं वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बार बार लिख रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालने के लिए। तो मैंने बताया था कि एल्गोरिथम जो होती है वह एक सुव्यवस्थित चरणों की श्रृंखला होती है, जिससे हम किसी विशेष समस्या को हल करते हैं। ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है, इसका प्रयोग करके ये जो एक श्रृंखला बन रहा है, ये एक चरण बन रहा है, श्रृंखला बन रहा है, सीढ़ी बन रही है। श्रृंखला का मतलब सीढ़ी, चेन भी कह सकते हैं, सीढ़ी भी उसका अर्थ ले सकते हैं। ठीक है, तो यह जो सीढ़ी बन रही है, जो चेन बन रहा है, वही चेन क्या कहा जाएगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाएगा। ठीक है ना। हम बार बार क्या कर रहे हैं? इसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, फिर उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, फिर उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो एक श्रृंखला बन रही है और उससे कोई समस्या हल रही है। तो जो श्रृंखला है, यानी कि यह जो श्रृंखला बन रहा है, जो स्टेप है, यह स्टेप ही क्या कहा जाएगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें 3 सवाल था। एक सवाल मैंने हल कर लिया है, दूसरा सवाल ये था 196
और 38,220। ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल है 867,255। इनका भी HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना। तो ये आप स्वयं कीजिएगा, यदि नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं हमें, ठीक है ना। उसके बाद मैं सॉल्यूशन करके आपको भेज दूंगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है। चलिए तो मिटा लेता हूँ, तब मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सवाल हमारा 2 क्या है। सवाल 2 है, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है ना। मैं आपसे एक बात बताऊं, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसका उपयोग क्या है, उसका फायदा क्या है, उसकी सहायता से हम इस क्लास में 2 तरह के फायदा पढ़ेंगे। एक फायदा पढ़ेंगे 2 संख्याओं का HCF निकालने के लिए, जो फायदा हम पढ़ा चुके हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। दूसरा फायदा यह है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम वास्तविक संख्याओं यानी कि वहीं पूर्णांकों से संबंधित अनेक गुणों को साबित करेंगे। जैसे यह पूर्णांकों का ही गुण है, देख लीजिए, इस गुण को हम साबित करेंगे किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस लेवल में 2 प्रयोग पढ़ेंगे आप लोग। क्या पढ़ेंगे, एक 2 संख्याओं का HCF निकालने में, और दूसरा पढ़ेंगे पूर्णांकों के संबंधित जो भी गुण धर्म है उनको सिद्ध करने में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग, ये एक पूर्णांक का गुण धर्म ही है, दर्शाइए कि कोई भी पॉजिटिव विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए, माना, सॉल्व करते हैं। मैं माना, हम मान लेते हैं ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। हमने क्या किया है, हमने मान लिया है कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। और b बराबर मैंने मान लिया है 6, ठीक है। आप कहेंगे कि ये माने हैं आपने, b माना है, मान ले, मतलब आप याद कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में a और b होता है ना, ठीक है ना। ये पूर्णांकों का गुण है, तो मैंने बोला भी है कि इसको साबित करने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो b बराबर हमने 6 लिया। आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप b को 6 ही क्यों लिए, 1 2 3 4, आपने कैसे जाना कि 6 लेना है। तो आपको ये देखना होगा कि हमारे सवाल में क्या है। देख लीजिए, सवाल से जब आप अपने प्रमेय की तुलना करेंगे तो b के जगह पर 6 नजर आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए, है ना। जैसे यहाँ पर a बराबर हो जाएगा a बराबर BQ+R होता है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो ये b के जगह पर आ रहा है, इसीलिए मैंने b को क्या लिया है, 6, ठीक है ना। तो a कोई पॉजिटिव पूर्णांक है, b बराबर 6, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बताइए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, क्या होगा, a तथा 6 के लिए, a तथा b के लिए दो पूर्ण संख्याएं क्या होंगी भाई,
Q और R इस प्रकार होंगे कि, ठीक है ना। A और B के लिए Q और R इस प्रकार पूर्ण संख्याएं होंगी कि A बराबर होगा BQ प्लस R, जहां R का मान क्या होता है बताइए। R का मान जो होता है वह 0 के बराबर या बड़ा और B से क्या होता है, छोटा। यहाँ पर B बराबर क्या आपने लिया है, B बराबर 6 लिया है ना, 6Q प्लस R, ठीक है ना। और जहां R का मान जो है वह 0 से बड़ा या बराबर और B माने 6 से छोटा। तो R का मान क्या क्या हो सकता है, तब R का मान 0 हो सकता है। देख लीजिए यहाँ से R का मान 0 के बराबर या बड़ा होना चाहिए, 6 से छोटा। तो R का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यही हो सकता है ना। इसको 1 मान लिया जाए। R बराबर 0 1 में रखिए, R बराबर 0, तब 1 से समीकरण 1 में रखिए R बराबर 0, A बराबर 6Q। ये क्या आ गया बोलिए, सम। आपको विषम पूर्णांक कह रहा है, ये आ गया सम पूर्णांक। ध्यान दीजिएगा, सम पूर्णांक, ठीक है। वैसे ही आप क्या कीजिए, 1 रखिए यहाँ पर, R बराबर 1, तब A बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, A बराबर 6Q प्लस R के जगह पर आपने क्या लिया है, 1 लिया है ना। ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, क्योंकि यह 6 2 से कट जाएगा, इसलिए असम पूर्णांक है। लेकिन यह 2 से कटेगा ना, यह 2 से कटेगा, लेकिन एक शेष बच जा रहा है, तो ये क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक, ठीक है। आप नोट करते जाइएगा। अब R का मान और क्या ले सकते हैं बोलिए, 1 मैंने ले लिया, R का मान हम 2 ले सकते हैं। तो R बराबर रखिए, R बराबर 2 रखने पर, R बराबर 2 रखिए भाई, R के जगह पर 2 रखिए, तो A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 2। ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, तो ये क्या होगा, सम पूर्णांक होगा, ठीक है। ऐसे ही 3 लीजिए, R बराबर 3 रखने पर क्या आएगा बोलिए, A बराबर आ जाएगा 6Q प्लस 3। ये क्या होगा बोलिए, ये जो है 2 से विभाजित होगा, ये 2 से विभाजित नहीं होगा, तो पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा, यानी ये आ गया विषम पूर्णांक। अब R बराबर क्या रखने पर, 4 रखने पर, 4 रखिए, तो A बराबर 6Q प्लस 4, ये क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। कैसे मैं जाना हूं कि सम पूर्णांक होगा, कैसे, क्योंकि यह 2 से विभाजित होगा, यह 2 से विभाजित होगा, तो पूरी संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही R बराबर और क्या रखना है, 5 रखना है। 5 रखने पर तो A बराबर क्या मिलेगा, 6Q प्लस क्या 5 मिलेगा, ये क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। देख लीजिए, विषम पूर्णांक। क्यों विषम पूर्णांक होगा, क्योंकि यह 2 से कटेगा, यह 2 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो अब आप जरा सोचिए कि आपने A को कोई पूर्णांक माना है, तो यह विषम कब हो रहा है, जब 6Q प्लस 1 इसका रूप हो रहा है, जब 6Q प्लस 3 इसका रूप हो रहा है, और जब 6Q प्लस 5 रूप का हो रहा है, तब हो रहा है। और यही हमारा सवाल भी कह रहा है, नहीं तो यहाँ से हमने सवाल को हल कर लिया। अब लास्ट में हम यही लिख देंगे, अतः ये कोई भी पूर्णांक है ना, अतः किसी भी पूर्णांक का रूप, किसी भी विषम पूर्णांक का रूप, किसी भी विषम पूर्णांक का रूप, पूर्णांक का रूप क्या क्या होता है बोलिए, आपने सिद्ध किया है, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 का होता है, ठीक है ना। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर लिया, 2 सॉल्व कर लिया। बहुत अच्छा हमने सवाल पढ़ा।
अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर भाई 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा है तो मैं पढ़कर ही सॉल्व करूंगा, आप बुक लेकर सॉल्व कर सकते हैं। किसी परेड में 616 सदस्य हैं, ठीक है ना, 616 सदस्य, सदस्यों की संख्या है, सदस्यों की संख्या 616। आगे मैं पढ़ रहा हूं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। 616 सदस्यों वाली एक सेना है, उसको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। 2 समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है, ठीक है ना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। हमसे पूछ रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आपको छोटे क्लासों में याद होगा कि जब किसी सवाल में अधिक से अधिक पूछता था, अधिकतम पूछता था, तो हम लोग क्या निकालते थे, मौसा निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी अधिकतम पूछा है हम लोगों से, स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा है, तो 616 और 32 का क्या निकालना होगा, मौसा निकालना होगा। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना, सॉल्यूशन सॉल्व मैं करता हूं, ठीक है ना। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 616 और 32 के मौसा के क्या होगा, बराबर होगा, मौसा के बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको लिख दिया है कि जो स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी वह 616 और 32 के मौसा के बराबर होगा। तो अब मौसा निकाल लीजिए, लेकिन किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालना है। तो ए बराबर जो बड़ा होगा उसको ए मानते हैं 616, बी बराबर क्या मानेंगे 32। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाइए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है ना, लगाइए भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाइए। तो वहीं 616 में भाग दीजिए किससे, 32, 32 से कम कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 11 में से 2 जाएगा कितना, 9, 5 में से 3 जाएगा 2, ठीक है ना। 11 में से 2 जाएगा कितना आ गया, 9, और ये हासिल दे दिया है, 5 में से 3 गया 2, ठीक है। अब 6 उतर जाएगा, अब कितने बार भाग जाएगा, 9 बार। तो 9 दूना के 18, 9 3 27, 1 28, 16 में से 8 जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो गया, कट गया। तो क्या आ रहा है बोलिए, भाज्य बराबर क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेष। क्या हो जाएगा, 616 बराबर भाजक कितना है 32 गुणे 19 प्लस 8, शेष 0 नहीं है ना, शेष जो है 0 के बराबर नहीं है। अतः अब क्या करेंगे, अब किसके किसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, 32 के लिए और किसके लिए, 8 के लिए। अतः 32 8 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर चलिए तो प्रयोग कीजिए भाई, 32 के लिए और 8 के लिए कीजिए। तो 32 बराबर 8 से भाग दीजिए ना, 8 चौको कितना हो गया 32, यानी कि 32 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 8 प्लस क्या 0, शेष 0 हो गया। भाजक क्या है बताइए, तो भाजक क्या है
8। तो जो भाजक होता है वही क्या होता है, मौसा होता है, यानी कि मौसा जो है वो क्या हो गया, बोलिए 8 हो गया। तो मौसा जब 8 हो गया तो स्तंभों की अधिकतम संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है ना। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या किसके बराबर हो जाएगी, 8 के बराबर हो जाएगी। अतः जो भी आपको 32 सैनिकों का मार्च कराना है उनमें जो स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी वह किसके बराबर होगी, वह आपको स्तंभों की अधिकतम संख्या किसके बराबर होगी, 8 के बराबर होगी। चलिए हम और एक सवाल हल करते हैं। तो मैं सवाल आपको लिखता हूं और देखता हूं कि क्या है सवाल। चलिए मैं सवाल आपको पढ़ता हूं। सवाल है, चौथा सवाल है। पहले मैं मिटा लूं तब मैं बोलता हूं। चलिए सवाल को मैं लिख देता हूं ताकि समझाना आसान हो। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी पॉजिटिव पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यानी कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव पूर्णांक का जो वर्ग होता है वह या तो 3m के रूप का होगा या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। बहुत बड़ी बात सिद्ध करने के लिए हमसे कह रहा है, ठीक है ना। तो इस बड़ी बात को छोटी किया जाए। मान लेते हैं कि ये कोई पॉजिटिव पूर्णांक है, माना ए कोई क्या है, ए कोई पॉजिटिव पूर्णांक है, ए कोई पॉजिटिव पूर्णांक है। हमने मान लिया है कि ये कोई पॉजिटिव पूर्णांक है, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि जो यह ए का वर्ग है इसका रूप 3m का होगा और 3m प्लस 1 का होगा, ठीक है। इसके अलावा और किसी रूप का नहीं, ठीक है ना। तो हमें यह दिखाना है कि ए स्क्वायर का जो रूप होगा वह 3m के रूप का होगा या किसके रूप का होगा, 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस किस रूप का होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर b की वैल्यू मैं क्या लूंगा, बोलिए। आपको हिंट मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। 3 लेंगे, ठीक है। b बराबर 3 लेने पर b बराबर 3 लीजिए, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए भाई। तो a बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए। 3q प्लस का होगा r होगा कि नहीं। a और b के लिए दो पूर्ण संख्या q और r होंगी। किस प्रकार होगी, r का मान क्या होता है बता दीजिए। r का मान 0 और भाजक कह लीजिए चाहिए, जो भी हमने 3 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। r बराबर क्या हो सकता है, बोलिए। r बराबर वहाँ से बोलिए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। अब r का मान 0 1 2 रखिए यहाँ पर, ठीक है। r बराबर 0 1 2 रखने पर रखिए भाई, इसमें क्या मिलेगा, a बराबर मिलेगा 0 रखेंगे तो 3q मिलेगा, ठीक है। 1 रखेंगे तो a बराबर मिलेगा 3q प्लस 1, 2 रखेंगे तो a बराबर मिलेगा 3q प्लस 2, ठीक है। अब आ जाइए, अब इसका वर्ग हमें निकालना है, उस संख्या का वर्ग निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसका वर्ग निकालते हैं भाई। a का वर्ग निकालिए, a स्क्वायर। तो एक बार a का मान हाई रखिए तो इसका स्क्वायर कीजिए। 3q का स्क्वायर क्या होगा, 9q स्क्वायर, ठीक है। अब a बराबर ये मानिए 3q प्लस 1, इसका स्क्वायर कीजिए, क्या आ रहा है बोलिए। तो ये 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q हो जाएगा। वैसे ही वो ले लीजिए a स्क्वायर, तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 4, 3 दूना के 6 दूना के
12 क्यू। ठीक है, अब बताइए इसको हम क्या नहीं लिख सकते हैं 3 × 3 क्यू स्क्वायर? बोलिए, ये बताइए 3 पूर्णांक है कि नहीं? क्यू भी पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या है तो वो तो पूर्णांक होगा ही। तो पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या में गुणा करते हैं ना, माने पूर्णांक कर लीजिए, पूर्णांक का पूर्णांक में गुणा करते हैं ना तो पूर्णांक आता है। यानी कि इसको हम पूर्णांक मान सकते हैं, मान लेते हैं यम, यानी कि 3m, जहां हमने क्या माना है, जहां यम बराबर क्या माना है 3q स्क्वायर, और यह क्या होगा पूर्णांक होगा। ठीक है, तो क्या आपने समझा कि जब r का मान 0 होगा तो जो संख्या है, जो हमारा पॉजिटिव पूर्णांक है, उसका वर्ग किस रूप का है? 3m के रूप का है। ठीक है, अब इसको भी हल करके देख लीजिए, इन दोनों को एक साथ लीजिए, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इसमें से 3 कॉमन कीजिए, क्या आएगा बोलिए? 3q स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना, 2 क्यू भी कॉमन कर लीजिए, अच्छा रहने दीजिए, 2q और प्लस 1। ठीक है, अब इसको पूरे को यम मान लीजिए, तो क्या आ जाएगा 3m प्लस 1। यम बराबर आपने क्या माना है 3q स्क्वायर प्लस 2q। यह पूर्णांक होगा कि नहीं? तो पूर्णांक होगा, क्योंकि ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ेंगे तो पूर्णांक आता है। तो देख रहे हैं, जब r का मान 1 है तो उस पूर्ण पूर्णांक का वर्ग जो है वह किस रूप का है? 3m प्लस 1 के रूप का है। अब इसको एक साथ लीजिए और 3 कॉमन कीजिए, तो क्या आएगा बोलिए? 3q स्क्वायर, 3 चौके 12, 4q। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं क्या 3 और प्लस 1, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। फिर 3 कॉमन कर लीजिए, इसमें से 3 कॉमन करेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस ये 1 हो गया, प्लस ये 1 तो रहेगा ही। अब आप क्या कीजिए, अब आप इसको यम मान लीजिए, इसको यम मान लीजिए, तो 3m प्लस 1। यम आपने किसको माना है बोलिए? यम आपने माना है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को माना। ये पूर्णांक होगा कि नहीं? पूर्णांक, पूर्णांक पूर्णांक पूर्णांक, और पूर्णांकों का योगफल क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो देख रहे हैं कि किसी भी पूर्णांक का जो वर्ग होता है वह या तो 3m के रूप का होगा या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। यहाँ भी वही आया है, यहाँ भी क्या आया है? वही आया है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोगों ने यह सवाल भी क्या कर लिया? हल कर लिया। ठीक है, अब अगला सवाल हम लोग हल करते हैं। अगला सवाल है 5वां सवाल, तो इसको हम हल कर रहे हैं। चलिए, तो इस सवाल को हल करते हैं। माना q एक पूर्णांक है, एक हमने q पॉजिटिव पूर्णांक लिया है। अब एक बात बताइए, आप चाहेंगे तो इस बात को सिद्ध कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। सवाल क्या बनेगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी पॉजिटिव पूर्णांक का पूर्णांक जो है वह 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप का होता है। याद रखिए इस बात को, क्योंकि इसी बात की सहायता से मैं सिद्ध करूंगा। किसी भी पॉजिटिव पूर्णांक जो होता है, कोई भी पॉजिटिव जो पूर्णांक होता है उसका रूप किस रूप का होता है? या तो 3q के रूप का होता है, या 3q प्लस 1 के रूप का होता है, या 3q प्लस 2 के रूप का होता है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं, मैं लिख देता हूँ, अच्छा है अतः करके लिख देता हूँ। अतः यह 3q प्लस 1, ठीक है, 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है, रूप का हो सकता है। क्या मैंने बताया कि कोई भी पॉजिटिव पूर्णांक है तो वह किस रूप का हो सकता है? 3q के रूप का हो सकता है, 3q प्लस 1 के रूप का हो सकता है, 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हमको घन पर सिद्ध करना है ना, घन दिखाना है कि उस पॉजिटिव पूर्णांक का जो घन होगा वह 9m के रूप का होगा, 9m प्लस 1 के रूप का होगा, 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो चलिए घन लीजिए, पहले इसका कीजिए घन। 3q का घात 3 कितना आएगा बोलिए? 27q का घात 3। 9 कॉमन कीजिए, 3q स्क्वायर q हो जाएगा, इसको यम मान लीजिए, 9m, जहाँ यम बराबर आपने क्या माना है बोलिए?
3q का घात 3। देख रहे हैं कि उस पॉजिटिव पूर्णांक का जो घन है वह किस रूप का है, 9m के रूप का है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि उसका रूप यह होगा तब क्या होगा, 3q + 1 के रूप का होगा तब 3q + 1। इसका घन कीजिए, क्या आएगा 27q का घात 3 प्लस ये प्लस 3a² होता है ना, तो 9q² प्लस 3ab² होता है 3q। तो इसको और इसको एक साथ मैं ले रहा हूँ और 9 मैं कामन कर रहा हूँ। 9 कामन किया तो 9 3 27, 9 कामन किया तो 3q, 9 कामन किया तो क्या q और प्लस 1। देख रहे हैं, इसको आप यम मान लीजिए। ठीक है, क्या मानना है, यम प्लस 1। जहाँ यम बराबर क्या आपने माना है, जहाँ यम बराबर आपने माना है 3q का घात 3 प्लस 3q² प्लस q। आप क्या देख रहे हैं, आप यह देख रहे हैं कि जब पॉजिटिव पूर्णांक 3q + 1 के रूप का है तो उसका जो घन है वह 9q और प्लस 1 के रूप का हो रहा है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि जब उसका रूप 3q + 2 का होगा तब क्या होगा। चलिए अब 3q + 2 का घन कीजिए, देखिए उसका रूप क्या आ रहा है, घन कीजिए क्या आ जाएगा बोलिए, aq माने 27q का घात 3 प्लस bq माने क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस 3a² होता है a² b तो 9q², b माने 2 हो जाएगा प्लस 3ab² होता है तो 3a माने 3q और b² माने 4। फिर अब क्या मैं करूँगा कि इसमें से और इसमें से 9 मैं कामन करूँगा तो ये हो जाएगा 3q का घात 3 प्लस 9 कामन किया 3 दूना के 6q², 9 कामन किया तो 4q और प्लस क्या बचेगा 8 बच जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, यम बराबर मान लीजिए, यम बराबर इसको मान लीजिए तो क्या आ जाएगा 9m + 8। जहाँ यम बराबर क्या है बोलिए, यम की वैल्यू क्या है 3q का घात 3 प्लस 6q² प्लस 4q। देख रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव पूर्णांक है तो उसका घन या तो 9m के रूप का होगा, पीछे में सिद्ध किया हूँ, या 9m + 1 के रूप का होगा या 9m + 8 के रूप का होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आज हमने क्लास 10th का जो सब्जेक्ट मैथ्स है उसका हमने जो एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या किया है, बहुत अच्छे तरीके से हल किया है। तो आपसे पुनः मैं एक बार कहूँगा कि ये जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद।